हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। अब फ्रेंड्स, अब तक हमने बात की थी सामाजिक अंतःक्रिया की, सामाजिक प्रक्रियाओं की। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आने वाली सहयोगिक सामाजिक क्रियाओं की, या कहिए सहगामी या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं की। और फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के कौन कौन से भाग होते हैं या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं के कौन कौन से भाग होते हैं, उसी भाग के अंतर्गत आज हम उसके पहले प्रकार यानी कि सहयोग, कोऑपरेशन की बात करते हैं। और सहयोग के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे सहयोग का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, साथ ही साथ कोऑपरेशन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन एंड फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन। इसके साथ ही हम बात करेंगे उसके फंक्शंस पर, उसके इम्पोर्टेंस पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सहयोग के अर्थ की यानी मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन की। तो फ्रेंड्स, सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं में जो है वो सहयोग एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, और अंग्रेजी में सहयोग को कोऑपरेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों को और ओपराय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलकर काम करना, यानी कि किसी भी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना ही सहयोग है। फ्रेंड्स, सहयोग एक एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। सहयोग व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता भी यानी बेसिक नीड है, उसके बिना व्यक्ति का जीवन यापन करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे जो है किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और व्यक्ति चेतन रूप से यानी प्रैक्टिकली बिल्कुल सजग रूप से, जागरूक रूप से सहयोगिक क्रियाओं में जो है वो भाग लेता है। और इस संदर्भ में मैकाइवर और पेज ने अपनी बुक सोसाइटी में लिखा भी है कि समाज जो है वो संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया सहयोग है, यानी उन्होंने समाज को ही सहयोग की संज्ञा दी है। फ्रेंड्स, सहयोग जो है वो सामाजिक जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक होती है। सहयोग जो है एक सामाजिक अंतःक्रिया का रूप है, जिसमें कुछ व्यक्ति या कहिए समाज के लोग जो हैं वो एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्न करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो सहयोग अब केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, हमारे घर, परिवार या समाज तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि जो कोऑपरेशन की भावना है वो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब देखने को मिलती है। और सहयोग के अर्थ को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हमें इसकी कुछ परिभाषाओं पर भी बात करनी ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो सहयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। वहीं फेयरचाइल्ड इन्होंने अपने द्वारा संपादित जो समाजशास्त्र का शब्दकोश है उसमें जो सहयोग की परिभाषा दी है वो है कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। वहीं प्रोफेसर डेविस के अनुसार एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। वहीं सदरलैंड और वुडवर्ड इनके अनुसार किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूह का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है, जबकि मेरिल और एल्ड्रिच मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के उस स्वरूप को सहयोग कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप है, वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह किसी सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से ग्रुप बनाकर मिलकर संयुक्त रूप से कोई प्रयत्न करते हैं। फ्रेंड, सहयोग के इस अर्थ और परिभाषाओं से या कहिए इनके आधार पर सहयोग की कुछ विशेषताएं भी उभर कर सामने आती हैं, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों का होना सहयोग के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति अकेले सहयोग को नहीं कर सकता। वहीं सहयोग के लिए एक सामान्य उद्देश्य होना और साथ ही साथ एक हम की भावना, वी फीलिंग्स होनी
ज़रूरी है। वहीं सहयोग करने वालों का एक दूसरे के प्रति जागरूक होना यानी अवेयर होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट अवेयरनेस अगर हम किसी का सहयोग करते हैं, किसी के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना नहीं आती है। वहीं पारस्परिक सहायता एवं साथ साथ मिलकर काम करने की भावना भी सहयोग के लिए एक आवश्यक विशेषता है। और साथ ही साथ सहयोग के लिए जो मुख्य विशेषता कही जाती है वो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर और संगठित रूप से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। और फ्रेंड्स, अब हम सहयोग के स्वरूप या उसके प्रकार यानी कह सकते हैं फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, विभिन्न समूहों, संगठनों, समितियों और संस्थाओं में अलग अलग अवसरों पर सहयोग के अलग अलग स्वरूप हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह जो तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, इनमें भी जो हम समय समय पर सहयोग के अलग अलग भिन्न भिन्न रूप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ विशेष विद्वानों द्वारा जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सहयोग के विभिन्न स्वरूप हैं उनका ही उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकाइवर और पेज की। तो फ्रेंड्स, मैकाइवर और पेज ने सहयोग के दो प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, यानी डायरेक्ट कोऑपरेशन और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष सहयोग की। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो हम इसे प्रत्यक्ष सहयोग यानी डायरेक्ट कोऑपरेशन कहेंगे। इसमें व्यक्तियों के बीच फ्रेंड्स आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे किसी प्लेग्राउंड में जब दो विरोधी टीमें आमने सामने होती हैं तो जीतने के उद्देश्य से जब किसी एक टीम के सदस्य आपस में कोऑपरेट करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जब खेलते हैं तो उस आपस के सपोर्ट को, उस उनके एक दूसरे को जो फीलिंग्स पाई जाती हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना है, उसे जो है हम प्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में रखेंगे। वहीं अप्रत्यक्ष सहयोग या कहिए इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, इसमें जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या कहिए अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तो एक ही होता है, तो हम इसे जो है अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य समान होता है भले ही कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी के या किसी भी ऑफिस के जो अलग अलग डेस्क पर बैठे हुए कर्मचारी हैं वो अपने अपने स्तर का कार्य करते हैं और उनमें जो है सहयोग पाया जाता है। तो वो जो सहयोग है कि सब अलग अलग अपनी डेस्क पर अलग अलग अपना काम करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य किसी एक कार्य को पूरा करना होता है। या कह सकते हैं श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर भी जो है वो अप्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में ही आने वाला उदाहरण है। फ्रेंड, प्रोफेसर ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग के 3 प्रकार बताए, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक सहयोग की यानी प्राइमरी कोऑपरेशन की। तो इस प्रकार का सहयोग जनरली प्राथमिक समूहों में ही पाया जाता है जहां घनिष्ठ और आमने सामने के संबंध होते हैं। इसमें व्यक्ति और समूह के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ व्यक्ति जो है वो समूह के हित और कल्याण को ही अपना हित, अपना फायदा समझता है। जैसे परिवार, पड़ोस, फ्रेंड्स ग्रुप, छोटे आदिम समाज, ग्रामीण समुदाय में नॉर्मली इसी तरीके का जो है सहयोग पाया जाता है। जब हम बात करते हैं द्वितीयक सहयोग की, तो फ्रेंड्स इस प्रकार का सहयोग आधुनिक जटिल समाजों की प्रमुख विशेषता कही जाती है। ऐसे समाजों में द्वितीयक समूह जो है विशेषता पाए जाते हैं। इन समूहों में पाया जाने वाला एक फॉर्मल कोऑपरेशन, औपचारिक सहयोग जो है वो द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत आता है। इसमें जो है व्यक्ति समूह से सहयोग तो करता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को ध्यान में रखकर इसमें जो है समूह कल्याण जो है प्राइमरी नहीं होता, उसकी प्रधानता नहीं होती, बल्कि इसमें व्यक्ति जो है अपना हित, अपने स्वार्थ को जो है वो प्राथमिकता देता है। और जब हम बात करते हैं तृतीयक सहयोग की, तो इसके अंतर्गत जब व्यक्ति या समूह
अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में या कहिए परिस्थिति विशेष में परिस्थितियों के साथ सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना चाहता है, अनुकूलन करना चाहता है, तो हम उसे तृतीयक सहयोग कहेंगे। व्यवस्थापन यानी एकोमोडेशन जो है इसी प्रकार का सहयोग का ही उदाहरण है। फ्रेंड्स, जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं और उनमें बदली हुई परिस्थितियों के में जो है परस्पर एडजस्ट करने की, अनुकूलन करने की जो है इच्छा आती है और वो उसके हिसाब से अनुकूलन करते हैं, तो उस समय जो उनमें सहयोग की बात चलेगी या सहयोग पाया जाएगा, तो उस प्रकार के सहयोग को हम तृतीयक सहयोग की श्रेणी में रखते हैं। अब फ्रेंड्स, ऑकबर्न और नेमकॉफ ने भी सहयोग के 3 ही प्रकार बताए हैं। इन्होंने उसको सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग का नाम दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सामान्य सहयोग की यानी कॉमन कोऑपरेशन पर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सहयोग में कुछ लोग मिलकर समान या एक सा काम करते हैं और ऐसा किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार के सहयोग में सभी व्यक्तियों के विचारों और व्यवहारों में एक समानता पाई जाती है, एक सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे कह सकते हैं कि कुछ अगर आपदा में कुछ लोग फंसे हैं तो उनको निकाल कर एक साथ मिलकर हम जो है किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, तो ये जो है एक कॉमन सा कोऑपरेशन हम कहते हैं। वहीं जब हम मित्रवत सहयोग, फ्रेंडली कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसमें जब किसी आनंद, सुख, खुशी के लिए या कोई खुशी की प्राप्ति के लिए जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करते हैं, तो हम उसे एक फ्रेंडली कोऑपरेशन की संज्ञा देते हैं। जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अपने नेबर्स हैं, तमाम तरह के कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनके साथ जब हम सामान्य सुख दुख साझा करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो इस तरह के सहयोग को ऑकबर्न और नेमकॉफ ने फ्रेंडली कोऑपरेशन कहा है। वहीं उनके तीसरे प्रकार में विभेदीकृत सहयोग की बात की गई यानी डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें विभिन्न श्रमों के एकीकरण के नाम से भी हम इसे पुकार सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। तो जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं, असमान यानी अलग अलग कार्य करते हैं, तो इसे जो है विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। लेकिन इसमें जो है पारस्परिक सहायता पर जोर दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर लोग अलग अलग काम करके जो है कोई अपना एक टारगेट अचीव करें। जैसे हम कह सकते हैं अगर कहीं आपदा है, कोई बाढ़ है, अकाल है, इस तरह के मौसम में या इस तरह की चीज़ों पर, आपदा के टाइम पर अगर अलग अलग तरीके से लोग उन पीड़ितों की अगर सहायता करते हैं, तो उन सबका उद्देश्य क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है कि जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता करना। लेकिन उनके कार्य जो हैं अलग अलग होते हैं। कोई उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है, कोई कपड़े, कोई मेडिसिन, लेकिन अल्टीमेटली उनका टारगेट एक ही होता है कि वो लोगों की मदद करें, सहायता करें। तो इस प्रकार के सहयोग को जो है वो विभेदीकृत सहयोग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सहयोग के प्रकार एवं उसके महत्व की। फ्रेंड, सामाजिक जीवन के सभी फील्ड में, जो हमारी सोशल लाइफ है उसकी सारी फील्ड्स में कोऑपरेशन की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। फिर वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, आपका धार्मिक हो, रिलीजियस हो, एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, मतलब कोई भी क्षेत्र हो, इसमें जो कोऑपरेशन है वो अपना एक अलग ही, एक बिल्कुल अलग जगह रखता है। और सहयोग जो है सामाजिक जीवन का एक स्थायी आधार भी है। इसके बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लाभ या कहिए इसके प्रकार या इसके महत्व पर चर्चा अपने आप में आवश्यक हो जाती है। फ्रेंड्स, व्यक्ति की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि सहयोग जो है वो सामाजिकरण और व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को अपने माता पिता का, उसकी फैमिली का, उसके नेबर्स का, उसके फ्रेंड्स का, उसके टीचर्स का अगर सहयोग नहीं मिलता है, तो उनका पालन पोषण है, उनकी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो या कहिए कि उनकी जो मानवोचित गुण है, यानी उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो जो है वो असंभव हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, सामूहिकता का विकास है या हम की भावना, टुगेदरनेस की फीलिंग जो है, या कहिए समूह कल्याण की जो बात है, या कहिए उसका जो दृष्टिकोण है, ये सब कुछ जो है वो सहयोग पर ही निर्भर करता है।
क्योंकि यदि किसी समाज विशेष में व्यक्तियों में व्यक्तिवादिता यानी सिर्फ अपने लिए काम करने की फीलिंग आ जाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लक्ष्यों के लिए सोचेंगे, और ऐसे में संपूर्ण समूह या कहिए या समाज या राष्ट्र इसकी का कभी कल्याण या हम प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, समूह कल्याण जो है वो सामाजिक एकता, दृढ़ता या कहिए पूरे राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से भी सहयोग जो है अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व एक अलग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार ही सहयोग है। आज के जटिल आर्थिक संगठन में जो है वो प्रमुखता जो है कह सकते हैं हम द्वितीयक प्रकार का या कहिए अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है, क्योंकि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास, प्रसार, प्रचार इन सब के दृष्टिकोण से भी सहयोग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहयोग के परिणाम स्वरूप ही अनेक आविष्कार हो पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति की स्थापना में सहयोग का विशेष योगदान है, जो आजकल आप रूस और यूक्रेन के बीच देख ही रहे हैं। यहाँ सहयोग और शांति की स्थापना के लिए सभी अन्य देश लगे हुए हैं। इसी तरह अन्य सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, संघर्ष आदि की सफलता के लिए भी फ्रेंड्स सहयोग अपने आप में एक बेहद आवश्यक तत्व है। फ्रेंड्स, जब आज हम अपने देश को या विश्व के अनेक देशों को एक संगठित रूप में देखते हैं, तो हम उसमें सहयोग की एक अलग ही भूमिका पाते हैं, क्योंकि आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या कहिए सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ता ही जा रहा है। एक राष्ट्र को आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों पर, अन्य देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में जैसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है, संघर्ष है, इन सब की सफलता के लिए भी सहयोग जो है अपने आप में एक बेहद आवश्यक तत्व है। वास्तव में फ्रेंड्स, समाज के किसी भी कार्य को सहयोग के अभाव में पूर्ण किया ही नहीं जा सकता, और संभवतः यही कारण है कि आदिम समाजों से लेकर आज आधुनिक समाजों तक किसी न किसी रूप में सहयोग जो है हमें हमेशा से देखने को मिलता रहा है और आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।